नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल जजमेंट 6800 आरक्षित शिक्षक मामले पर आएगा। आप लोग जानते हैं 302 मैटर 302 नंबर पे लगा है और जैसा कि हमने काज लिस्ट देखा तो उसमें ये दिखाई दे दिया हमको कि जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के साथ जो है जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर कल सुबह 10:15 से बैठेंगे डिवीजन बेंच में। इसलिए उनकी स्पेशल बेंच कोर्ट नंबर 30 में जो है 3 बजे के बाद बनी है, जिसमें 301 नंबर पे एक बंच मैटर और है और 302 नंबर पर जो है अपना केस लगा है जजमेंट के लिए। तो जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी जो है सुबह बैठेंगे डिवीजन बेंच में, तो 3 बजे या 3:15, कभी कभी 3:30। देखो आमतौर पे जब सुनवाई हो रही थी 3 बजे से तो देखा जाता था कि कभी 3:20, कभी 3, कभी 3:15, तो इस तरह आते थे। तो 301 नंबर पे एक बंच मैटर लगा हुआ है जिसको वो सुनेंगे भी, और 302 नंबर पर ये लगा है। तो मुझे लगता है कि 302 पे जो है पहले वो जजमेंट दे देंगे, इसके बाद जो है 301 सुनेंगे, क्योंकि जो है जजमेंट जो होता है उसको ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में सुनाया जाता है। इसके बाद जो है पूरा विस्तृत आर्डर जो है कोर्ट की वेबसाइट पर 2-4 घंटे बाद अपलोड कर दी जाती है। तो इसलिए हम आपको देखिए, एज एडवोकेट मैं आपको जो हमारा नॉलेज होता है वो आपको बताता हूँ, और बाकी सभी लोग जो है सोशल साइटों पे जो है तमाम तरह की अफवाहें वो करते हैं। कोई याची रिलीफ की बात करता है तो कोई कहता है कि ये रिट खारिज, ये रिट अलाउड। देखो, जस्टिस के अलावा ये चीज़ कोई नहीं जानता है। हाँ, जो लोग जो है न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं वो लोग एक अनुमान लगाते हैं और लगभग लगभग सटीक वही बैठ भी जाता है। कभी कभी अब भाई जज तो हम लोग हो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जो है जो हम लोग अनुमान लगाते हैं लीगल रूप से वो काफ़ी हद तक सही होता है, 98-99% तक। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि 68,000 वाली 6800 आरक्षित शिक्षक भर्ती में तमाम जो है सुनवाइयाँ हमने कवर की। 8 से 10 सुनवाइयाँ हमने कवर की थी लखनऊ हाई कोर्ट में। मैं बराबर कोर्ट रूम में था। उसको सुनने के बाद ये लग रहा था कि 6800 आरक्षित शिक्षक भर्ती उसी परिस्थिति में वैलिड होगी यदि जनरल की को भी जो है सीटें दिया जाएगा। तो ये लोग घोटाला का जो आरोप लगा रहे थे कोर्ट में, ये बातें तय नहीं हो पाई। गवर्नमेंट वकील की तरफ से ये कहा जाता था कि हार्जेंटल रिजर्वेशन के कारण ये सीटों का घोटाला हो गया, जो कि गलती वजह से हो गया। तो देखिए, हार्जेंटल रिजर्वेशन जनरल की सीटों में से काटा जाता है, और हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे जनरल की तरफ से उन्होंने इसका खंडन भी किया। सर, अगर इन्होंने हार्जेंटल रिजर्वेशन की जो है बात की है तो हार्जेंटल जनरल में से काटा जाता है, और जो सीटें बचती हैं फिर जनरल में जोड़ दी जाती हैं। इसलिए जो है जनरल का नुकसान होना था। तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वकील एकदम चुप हो गए थे। 6800 का जो है एमआरसी के कारण नुकसान हुआ था मित्रों। और लेकिन जो है एमआरसी हाई मेरिटोरियस जो बच्चे हैं, अगर जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो है भर्ती है, तो वो जो है, अगर मान लो, एक आपको उदाहरण देता हूँ कि एक प्रयागराज का लड़का है जो कि जहाँ की गुणांक जो है मान लो 72 गया है जनरल का, और ओबीसी का गया है 69, यदि एक उदाहरण बता रहा हूँ। और वहीं जो है एक लड़का है ओबीसी का जो कि 70 गुणांक पाया है। 70 गुणांक पे सहारनपुर में, जो कि प्रयागराज से 700 किलोमीटर दूर है, वो जनरल में फाइट कर रहा है। तो क्या एक ओबीसी या एससी या एसटी का लड़का जो कि जो है 70 गुणांक है, अपने कैटेगरी में प्रयागराज में अपने ज़िले में न ले और सहारनपुर जाके जो है ज़बरदस्ती उसको जनरल में आप फाइट कराएंगे, तो उसके अधिकारों का भी हनन होगा। तो ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। यदि जो है आप उसको जो है कहोगे नहीं जनरल की सीट लो, और सहारनपुर का मान लो 69 जो है गया है जनरल का, और 70 गुणांक पे ओबीसी या एससी या एसटी का जो लड़का है वो जो है वहाँ जनरल में फाइट कर रहा है, तो ये उसका भी हनन है जो हाई मेरिट पा के, और जो है आप ज़बरदस्ती उनको नहीं वो कर सकते हैं। सहारनपुर आप ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते हैं 700 किलोमीटर दूर। वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी में ले लेगा, लेकिन जो है वो जनरल की सीटों के लिए नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक मैंने आर्डर पढ़ा था, अब वो आर्डर हमें याद नहीं है वो चीज़ें, लेकिन ये लोग रख नहीं पाए एमआरसी वाले जो भी कैंडिडेट थे।
निष्पक्ष मैं बोलता हूँ, इन्होंने एमआरसी के कारण नुकसान को उसको सही ढंग से कोर्ट में रख नहीं पाए ये लोग, और ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं इनके खिलाफ जा रही हैं। 6800 मेरे ख्याल से 6800 एक ही शर्त पर होगा, जब 6800 प्लस 6800 अनरिजर्व को भी होगा। अनरिजर्व का मतलब जनरल नहीं, उसमें भी 2 से 2500 सीटें हो सकती हैं, ओवरलैप में चली जाएँ, और जनरल को सिर्फ 4500 4000 या इर्द-गिर्द सीटें मिले, वो तो एक आंकड़ा हम बता रहे हैं। यदि 6800 प्लस 6800 भी हुआ तो भी ओबीसी एससी को फ़ायदा होना तय है, 2-2500 सीटें और उनको मिल जाएंगी। इसके अलावा या तो 6800 में 3400 प्लस 3400 हो जाए, 3400 में भी मतलब अनरिजर्व में कुछ बच्चे जाएंगे, ओबीसी एससी के 2000-2500 सीटें मिल जाएंगी जनरल को। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, हम एज ए एडवोकेट जहाँ तक मुझे लगता है जजमेंट जो आएगा उसमें से देखिए आपको अलग अलग आर्डर के वो बता रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है। पहला, या तो जो है भारती पटेल को अगर अलाउ किया उसने तो क्वैश हो जाएगा, 69,000 से एक भी सीटें ज़्यादा नहीं होंगी। उस परिस्थिति में कोर्ट के पास ये भी बचेगा, चूँकि जो है कोर्ट ने इतना सुना है तो वो ये कर सकता है कि सारी भर्ती को रिविजिट किया जाए, जितनी एमआरसी के कारण नुकसान हुआ है उनको दिया जाए, जितनी जनरल को के कारण नुकसान हुआ एक्स्ट्रा सीटों में किसी को बाहर न करते हुए रिविजिट करके जितने भी लोग हैं, मतलब जो मान लो कि जनरल की जो है 6000 सीटें तो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, जो कि ओबीसी के शिक्षा मित्र, एससी के शिक्षा मित्र हैं, जो कि 90 से 96 के बीच में सुपर टेट में पाए थे, और वो 25 गुणांक लेके जनरल की सीटों को मतलब रिप्लेस कर दिए जनरल को। तो वो सीटें कितनी हैं कितनी नहीं हैं वो देखो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, तो वो सीटें जो है उतनी रिविजिट करके एक्स्ट्रा पदों में जनरल को दे दिया जाए। एमआरसी के कारण अगर नुकसान हुआ है तो एमआरसी वालों को जो 6800 सीटों का आया है उनको दे दिया जाए। ये एक विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प हो सकता है कि 6800 को यदि जस्टिस बचाना चाहेंगे तो वो जो लोग चुनौती दिए हैं इसको, उन याचिकाकर्ताओं को, उन याचिकाकर्ताओं का जिनकी रिट अलाउ होगी, ऐसा नहीं कि सबको। अब उसमें अगर कोई ओबीसी एससी वाले जो कह रहे हैं 20,000 घोटाला, उनका तो कोई तर्क ही नहीं सही है। वो पहले 6800 ही नहीं साबित कर पा रहे हैं तो 20,000 घोटाला साबित करेंगे। आप ही समझिए कि 36,000 लोग पास हुए थे जनरल के, जिसमें से जो है 33,000 के समथिंग फार्म भरे थे, उसमें से 20,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं और 12,000 लोग बाहर हैं। तो ये लोग कहते हैं 20,000 घोटाला, यानी 69,000 की भर्ती में एक भी टीचर ना हो तब इनको मतलब ये होगा कि नहीं जनरल एक भी नहीं हो रहे हैं। तो जानबूझ के ये लोग इस तरह का जो र्यूमर और वो अफवाह फैला रहे हैं, या फिर वो कुतर्क रखते हैं ऐसे लोग कि 20,000 घोटाला हुआ है। अरे भैया 20,000 घोटाला क्या, 6800 घोटाला आप साबित करने में जो है छिछनी आ जाएगी आप लोगों की जो है। तो कुल मिला जुला के देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि 6800 को यदि सरकार ने जो है वो किया है, अतिरिक्त सूची वो किया है, तो जनरल को भी जो उतनी ही अतिरिक्त सूची जो है दिया जाए। और जस्टिस पंकज भाटिया जी उसी तरह से जब सुनवाई हो रही थी तो वो कह रहे थे कि 69,000 की जो टीचर रूपी ट्रेन है उसी में एक ही बोगी में आप सबको नहीं भर सकते हैं, एक्स्ट्रा बोगी लगाइए, 6900 का एक्स्ट्रा बोगी लगा दीजिए, 6800 का, और 6800 अनरिजर्व के लिए एक्स्ट्रा बोगी लगा दीजिए, यानी 2 बोगियाँ वो और लगाने की बात कर रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, देखो आगे जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि जो है 6800 प्लस 6800 हो गया तो उस परिस्थिति में चाहे 6800 की सूची वाले हों, चाहे 6800 जो अनरिजर्व वाले हैं, उनको तुरंत अगर पक्ष में आता है जजमेंट तो कैविएट फाइल करना चाहिए। कैविएट अगर आप फाइल कर दिए और विपक्षी जो कि मतलब 20,000 घोटाला कर रहे हैं, चूँकि उनकी एक बड़ी संख्या है और ऐसे लोग पैरवीकार हैं जो कि उनको एक तरह से भरमाएँगे, उनका तो भाई धंधा चलेगा, इसी वजह से जो है वो भरमाएँगे। लेकिन ऐसे लोगों को जो पक्ष में आएगा जिनका आर्डर, वो जो है कैविएट फाइल करके डीबी में, ताकि जो है उन वो स्टे ना ले पाएँ आर्डर पे। आर्डर पे यदि स्टे नहीं ले पाएंगे तो 100% श्योर है कि भर्ती सरकार चाहेगी तो कर डालेगी और ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे।
मेरे ख्याल से जो मतलब 6800 की सूची के जो लोग मतलब हैं वो, और अगर जनरल को इसमें सीटें जो कि संभावित पूरी संभावना है कि 6800 यदि उसी बेस पे होगा, यदि अनरिजर्व का होगा, चाहे याचिकाकर्ताओं का हो, चाहे 6800 प्लस 6800 हो, तभी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको जो है कैविएट फाइल करके आगे जो है मैटर को देखना पड़ेगा, ताकि ये लोग जो कि 20,000 25,000 घोटाला कह रहे हैं वो जो है इस आर्डर को चैलेंज करें, तो सबसे पहले अधिकार हो कैविएटर का, और वहाँ पे वो उसका खंडन करके उनको भगा दें। कुल मिला जुला के दोस्तों लंबी बहुत वीडियो बन जाएगी, और कल का वेट है 13 तारीख कल को कल ईडब्ल्यूएस का भी केस लगा हुआ है जस्टिस आलोक माथुर सर की बेंच में, और 129 नंबर पे, और मेंशन किया जाएगा तो उस पर जो है सुनवाई होगी भी। लेकिन चूंकि 14 तारीख को हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी लगा है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि लखनऊ से डिसीजन आए। लखनऊ से याचियों का आदेश बहुत कम आता है। अगर वहाँ जो है ईडब्ल्यूएस के केस में जो है कोई ऐसा आदेश हुआ कि 6900 सीटों को मतलब दिया जाए, तो उस परिस्थिति में सरकार जो है डीवी में चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, तब लड़ाएगी। हमारे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट से आना ज़्यादा उचित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से याचिकाकर्ताओं का रिलीफ बहुत मिलता है, और हमको जो है इसमें 6900 सीटों की मांग तो किए हैं, लेकिन 6900 लोग उस समय ईडब्ल्यूएस धारी नहीं थे। टोटल अगर 6900 अगर ईडब्ल्यूएस उस समय मिल गया होता तो निश्चित रूप से 2000 से ज़्यादा भी लोग ईडब्ल्यूएस धारी नहीं थे, और याचिकाकर्ता 350 लोग हैं। यदि 28/5/2020 तक अगर माना कि 28/5/2020 फार्म की जो लास्ट डेट थी उस तक जो है ईडब्ल्यूएस जो रहेंगे वही वैलिड होंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों मात्र 50 से 80 लोग ऐसे होंगे जो कि जिनके पास पहले का ईडब्ल्यूएस है। हालांकि हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे नहीं, इसलिए कि हमारे साथ जो भी याचिका करता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मतलब 28/5/2020 के बाद के हैं, और चूंकि उस समय कोविड वगैरह था इसलिए जो है तहसीलें बंद थी, बहुत से लोग बनवा भी नहीं पाए थे। अगर हम लोग जो है देखिए हमारे पास सरकार ने एक जियो जो जारी किया था कि 28/5 तक जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है उन्होंने मान्य किया था, वो भी है। अगर वहाँ कोर्ट में ये चीज़ रख दिया गया तो ईडब्ल्यूएस तो मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों को जो है झटका लग जाएगा जो कि 28/5/2020 के बाद के लोग हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है डबल बेंच ईडब्ल्यूएस में जो है जो राघवेंद्र सिंह वाला केस है उसके बेस पे जो है हम लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जो है सर्विस रूल 1981 में जो है अब ये कह रहे हैं कि सर्विस रूल 1981 के अनुसार हमने आवेदन लिया 16 मई 2020 को, और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं दिसंबर 2018 से जो है भर्ती स्टार्ट है। पीएनपी जो जारी किया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो विज्ञापन जारी किया है वो परीक्षा का विज्ञापन है, और पीएनपी को अध्यापक मतलब शिक्षक सेवा नियमावली 1981 में राइट ही नहीं है पीएनपी को कि वो विज्ञापन भर्ती का निकाले। भर्ती का विज्ञापन 16 मई 2020 को सचिव ने जो निकाला था वही भर्ती का विज्ञापन है, यही हमको साबित करना है। और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर भी हैं कि यदि आप सर्विस रूल से हट के कोई भर्ती करते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरी भर्ती क्वेश हो जाएगी, नल एंड वाइड मानी जाएगी, मतलब कि एकदम ध्वस्त मानी जाएगी। इसलिए जो है अगर पूरी भर्ती को बचाना है तो 1981 सेवा नियमावली के अनुसार सरकार मान ले कि मई 2020 की भर्ती है, क्योंकि पीएनपी को राइट सरकार यदि कैबिनेट मीटिंग में जो है हो करके उसको प्रस्ताव बना के इसके बाद संशोधन करती, एक नया संशोधन करके पीएनपी को राइट देती परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कि भर्ती का विज्ञापन निकाल सकता है, तभी वो विज्ञापन निकाल सकता था, अन्यथा नहीं। इसलिए जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जो विज्ञापन था 1 दिसंबर 2018 का, वो सिर्फ परीक्षा का विज्ञापन था, वो भर्ती का विज्ञापन नहीं था। यही चीज़ हम साबित करेंगे, और यदि सरकार ने इस तरह का कुछ भी वो किया तो हम सुप्रीम कोर्ट के वो आर्डर लगा देंगे जो जिसमें ये था कि सर्विस रूल से इतर आपने कुछ भी किया तो पूरी भर्ती ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम ये कह रहे हैं उन चयनितों के लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इतने लोग इतने साल से नौकरी कर रहे हैं तो उनको कोई भी वो नहीं होगा। आप ये सोचिए कि ये आर्डर रख के हम लोग ध्वस्त करा लेंगे, ये असंभव है। बस जो लोग उससे जो है प्रभावित हैं उनको न्याय मिलने के लिए कोर्ट भी मजबूर हो जाता है जब इस तरह की बातें आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है या तो पूरी भर्ती रद्द हो या तो जो लोग उनको चुनौती दिए हैं उनको दे दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें देखो, एक बार कोई भी अगर एनसीटी के नियमानुसार जो है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करके अगर नौकरी पा जाता है तो कोई भी कोर्ट उसको हटाती नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहे, वो टेट पास हो सुपर टेट पास हो, अगर एक बार नौकरी पा गया तो कोई कोर्ट उसको हटा नहीं पाएगी।
न तो हटाती है। हाँ, ये है उसको चैलेंज करने वालों को व्यवस्था बना के जो है उनको इस अतिरिक्त सूची में दे दिया जाता है। तो ये कोई कहे कि 69,000 से ज़्यादा शिक्षक वो नहीं हो पाएगा, 69,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो है भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो उन लोगों के को एक बार समझ लेना चाहिए। तमाम बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हज़ारों बार ऐसा होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त मतलब पदों में दिलवाता है। आप यही उत्तर कुंजी मैटर देख लीजिए। अब लगभग जो है 1000 के आसपास याचिकाकर्ता जो एक नंबर से जो है पा रहे हैं, अंतिम कट ऑफ में आ रहे हैं, उनको जो है नौकरी मिलना तय है। बस 6800 का रिजल्ट जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से जो है लास्ट कट ऑफ तय की जाएगी सरकार के द्वारा, इसीलिए अभी तक उसको खींचा जा रहा था। उत्तर कुंजी वालों का 100% होना तय है। 6800 के रिजल्ट के बाद सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और 6800 मेरे ख्याल से 6800 तभी होगा जब जनरल के लोगों का भी होगा, अन्यथा अगर कुछ भी होगा तो आगे चल के भर्ती फंस जाएगी। और मैटर देखो, मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो वैसे भी जाना है, सरकार न जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जैसे अभी अगर मान लो डबल बेंच कोई और जाएंगे तो है ही सारे लोग, क्योंकि इसमें कुछ वकील हैं, कुछ याचिकाकर्ता पैरवी करता है, जो जिनकी जो है दुकानें इससे चल रही हैं, वो तो। और एक बड़ा वर्ग जो कि जिसको भरमा रहे हैं ये लोग कि 20,000 भर्ती घोटाला हुआ है, उन लोगों को बिल्कुल ये लोग एक तरह से भरमा रहे हैं और कुछ नहीं। 6800 की अतिरिक्त सूची जो आई है उनका इसलिए अधिकार है, सरकार खुद जो है उनको करने के लिए जो है हर दांव पेच चल रही है। और मुझे लगता है कि वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए, चूँकि वो है आगे चल के जो है लोकसभा चुनाव है, तो वो कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसके लिए तो हो सकता है 6800 प्लस 6800 भी कर दे। तो 6800 अनरिजर्व का मतलब ये नहीं कि सारे जनरल के बच्चे, 6800 अनरिजर्व का मतलब ये भी है कि उसमें 2000 2500 ओबीसी एससी वाले भी ओवरलैप कर सकते हैं। उसमें 4000 के लगभग मान के चलिए। फिर भी जो है जनरल के लोग ज़्यादा बचे नहीं हैं, काफ़ी लोग टीजीटी पीजीटी और अन्य जगहों हो गए हैं। 12,000 बच्चे थे, उसमें से हमें लगता है 7 से 8,000 बच्चे हैं। अगर 4-5,000 सीटें हमको मिल गई तो लगभग 70 से 80% जनरल इस भर्ती में सेलेक्ट रहेगा। और ओबीसी का चूँकि एक बड़ा वर्ग 90 से 97 के बीच में 84,000 बच्चे थे, तो वो तो उनका तो भाई सारे लोगों को नौकरी तो मिलना वो नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे ये लोग, कुछ नहीं मिलेगा। अब यही है कि जो मेरिट की बात है वही होगी। और देखो कौन सी रिट अलाउ होती है, कौन सी रिट खारिज होती है। जो रिट खारिज होगी उसके याचियों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इतना तय है। अगर आपको कोई ये भरमा रहा है कि नहीं जो है तेरह 156 में जो 20,000 घोटाला कर रहे हैं जो लोग, तो सारे याचिकाकर्ताओं को मिल जाएगा, ये असंभव है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मैं सूचना देता रहूँगा। और ईडब्ल्यूएस की याचिका भी 14 तारीख को लगी है 5 नंबर पे इलाहाबाद में। वहाँ एकदम फाइनल के लिए लगा है। चूँकि हमारी अन्य याचिकाएँ जो है तमाम जो 15 से 20 याचिकाएँ हैं वो उसमें टैग नहीं है, तो कोशिश होगी कि उस दिन टैग करा के जो है वो हो। लेकिन फाइलें चूँकि नहीं रहती हैं तो कोर्ट जो है इस पर टैग नहीं करता है जल्दी। तो हम ये कोशिश करेंगे हम लोग कि उस दिन सारे मैटर को टैग करा के 1 हफ्ते बाद जो है तारीख लेके फ्रेश में जो है उसको बहस हो जाए। चूँकि देखिए हाई कोर्ट इलाहाबाद का इतना ख़राब सिस्टम हो गया है कि अगर ये मान लो 2 याचिकाएँ इसमें टैग हैं, 2 याचिकाओं में अगर आदेश हो गया, बाकी जो हमारी 18-20 याचिकाएँ अलग-अलग हैं जो है सारे लोगों की, उस पे ऑर्डर कराने के लिए लिस्टिंग एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। फिर 1 महीने 2 महीने बाद जो है उस पे डेट लगेगी, फिर नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेंशन करना पड़ेगा। मतलब उसमें एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और 2-3 महीने फालतू चला जाएगा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि सारी रिटों को बंच करते हुए ऑर्डर जो है जजमेंट कराया जाए। और इसलिए 4 तारीख को इलाहाबाद में जो है सारी रिटों को बंच करवाने की कोशिश होगी पहले, ताकि जो है तकलीफ हम लोगों को ना हो आगे। हालांकि किसी का अहित नहीं होगा, जो लोग फाइल हैं टिल डेट तक अगर याची रिलीफ मिला तो उन लोगों को 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आदेश होगा तो उस पर सेम आदेश हो जाएगा। लेकिन वो सारी प्रक्रिया करने में काफ़ी समय जाएगा, हो जाएगा। और दूसरी बात, हाई कोर्ट इलाहाबाद में लिस्ट में मुकदमे जाते हैं तो नंबर आता है कि नहीं आता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल आगे जो भी सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। यूट्यूब पे हम आप लोगों को वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम यूट्यूब पे नए-नए अभी सीख रहे हैं। काफ़ी जो है कोशिश करने के बाद 1-2 वीडियो अपलोड करते हैं। कोशिश कर
अब धीरे-धीरे सीख लेंगे तो निश्चित रूप से यूट्यूब पे हमारे वीडियो लगातार आएँगे और आपको बढ़िया समझाएँगे लीगल रूप से, ताकि आप लोग किसी भी के अन्य अफ़वाहों पर ध्यान न दें। हमारी जो भी बातें होती हैं लगभग 98 से 99% बातें सत्य होती हैं। आप लोग हमारी पोस्ट पे भी देखते होंगे, फेसबुक पे हमारी पोस्टें ज़्यादातर आती हैं। एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज, एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद नाम से हमारी 2 आईडी है। इलाहाबाद वाली आईडी जो है सबसे पुरानी है, जिसमें लगभग अबाउट 10 से 15,000 लोग हमसे जुड़े हैं। एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद वाली और एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज वाली, चूँकि जो है उसमें उसमें हम ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़े हैं, इस वजह से कि जिसको हम जानते हैं उसमें उसी को जोड़ते हैं, जिससे हम मिले हैं। और एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद वाली, उसमें सारे लोग जुड़े हैं, फॉलो करते हैं सब लोग। धन्यवाद। आगे जो सूचना रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा जो है लाइव सेशन अगर खुल जाएगा तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग जो है, चूँकि देखिए 1.5 जीबी हमको मिलता है नेट। 5 मिनट का वीडियो अगर डालते हैं तो 1.5 जीबी खा जाता है, पूरे दिन का हमारा नेट खा जाता है। तो या तो फिर हम जो है वाईफ़ाई लगवाएँ तब वीडियो डालें। सारे लोग, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, सर जो है आप वीडियो नहीं डालते हैं, पहले डालते थे। तो हम देखो, जब तक लाइव नहीं खुल पाएगा, लाइव संभवतः 200-300 सब्सक्राइबर के बाद खुलता है, अभी हमारा नया-नया है। तो आप लोग कम से कम हमारा लाइव लाइव जो है खुल जाए, उससे लाइव का ऑप्शन खुलने के बाद हम आपको लाइव खुलने के बाद उसमें ज़्यादा जो है एमबी नहीं खाता है, जो है वीडियो अपलोड करना बहुत खाता है। और चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, हमने भी जो है किसी के वाईफ़ाई से कनेक्ट करके जो है आपको जो है ये वीडियो डालेंगे और सारे लोग आगे जो सूचना रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। एडवोकेट विनय पांडे फ्रॉम प्रयागराज।